और सत्ता में अब वो खबर जो शुरू तो हुई थी खिलाड़ियों की मांग से, खिलाड़ियों के सम्मान से, खिलाड़ियों के अधिकार से, लेकिन अब वहां राजनीति का खेल इतना बढ़ गया है कि खिलाड़ी कहीं पीछे छूट गए हैं और नेता अपना खेल इतने शातिराना तरीके से खेल रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों की उम्मीद मिट्टी में मिलने का डर पैदा हो गया है। कल रात दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो खेल और खिलाड़ियों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाँ, नेताओं को राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए कुछ दिनों का खाद पानी जरूर मिल गया। कल रात की घटना पर ट्वीट की झड़ी लगाई जा रही है, बयान आ रहे हैं, नेता मीडिया और यूट्यूबर्स के झुंड को इंटरव्यू दे रहे हैं, लोकतंत्र के खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन खिलाड़ियों का जो असल मुद्दा था वो वहीं का वहीं है। कम से कम नेताओं की पर्यटन प्रधान राजनीति से उसका समाधान तो होने वाला नहीं है। ये समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इसे समझने के लिए एक बार इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखने और समझने की जरूरत है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों से, उनके खिलाफ जांच और इस्तीफे की मांग से। इसी को लेकर 23 अप्रैल को दूसरी बार कुछ पहलवान, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं, वो धरने पर बैठे थे। पहलवानों की मांग पर पहले से ही खेल मंत्रालय की बनाई गई एक कमेटी काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था। इस पर जांच जारी है, लेकिन 3-4 पहलवानों का समूह अपनी मांग पर ऐसे अड़ गया जैसे वो मन बनाकर आया हो कि अगर उसका कहा शब्दशाह नहीं माना जाएगा तो वो जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। और यहीं से इस धरना स्थल को नेताओं ने पहलवानों से हाईजैक कर लिया और पहलवानों ने भी इस धरने को राजनीतिक होने दिया। हर बीतते दिन के साथ यहां अलग अलग नेता अपना रंगमंच सजाने लगे। नेताओं ने जंतर मंतर को ओवर एक्टिंग का अड्डा बना दिया, वहां से राजनीतिक नारे लगने लगे और पीटी ऊषा जैसी खिलाड़ी का अपमान भी हुआ। इन घटनाक्रम पर हमने आपके अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की जंतर मंतर वाली कुंजी तैयार की है, इसमें हर डिटेल होगी। सत्ता की कुंजी शुरू करने से पहले 3 बातें बहुत क्लियर समझने की जरूरत है। पहली बात, अगर पहलवानों के साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें भारत के कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो दोषी हैं या नहीं ये जांच के आधार पर ही तय होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि पहलवानों की तकलीफों का मंच राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, जो कि इस मामले में खुलकर हो रहा है। तमाम नेताओं के होठों पर राजनीतिक मलाई लगी हुई है। इसके अलावा एक और बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के मुद्दे पर बड़ी बात कही। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो दिल्ली पुलिस की जांच को मॉनिटर करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले में दाखिल याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की आजादी जरूर दी कि वो चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि कल क्या हुआ, जंतर मंतर पर हंगामा क्यों हुआ। कल रात जो हंगामा हुआ उसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी और इस सब के पीछे कुछ सुपर एक्टिव नेता थे जो शायद कई दिनों से मौके की तलाश में थे। कल जैसे ही दिल्ली में भारी बारिश हुई उन्हें इसका मौका मिल गया। बारिश के बाद पहलवानों के हमदर्द बनकर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जंतर मंतर पर पहुंच गए। इनकी अगुवाई आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कर रहे थे। ये लोग कुछ फोल्डेड बैट लेकर पहलवानों की मदद और जोरदार राजनीति करना चाहते थे। इस पूर्व नियोजित कार्यक्रम के लिए शायद इन्होंने जंतर मंतर पहुंचने से पहले फोन ऑफ फ्रेंड भी किया, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी कि यूट्यूबर्स का झुंड और कई चुनिंदा पत्रकार जंतर मंतर पर एकदम ऑन टाइम थे। सोमनाथ भारती ने जंतर मंतर पहुंचकर जैसे ही घटनास्थल पर फोल्डेड बैट पहुंचाने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस इनके रास्ते में आ गई और बाहरी लोगों को धरना स्थल पर जाने से रोकने लगी। इसके बाद हंगामा हो गया और इस हंगामे को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि पहलवानों से मारपीट की गई, उन्हें गालियां दी गई। लेकिन कल रात के एक वीडियो में मारपीट के आरोपों का झूठ भी कैद हो गया, जिसमें एक पहलवान से पूछा गया कि तुम्हें किसने मारा, तो वो खुद कह रहा है कि उसे पंखे से चोट लगी है। मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुए इस छोटे से वीडियो क्लिप को एक बार सुनिए और समझिए कि अगर ये वीडियो ना होता तो झूठ का किस तरीके से प्रचारित किया जाता। वैसे ये कोशिश अब भी जारी है। दिखा भाई, दिखा कैसा लगे भाई, चोट लगी है देख।
ऐसा लगी है ये मारी गई है पुलिस वाले के द्वारा जिसने दारू पी रखी थी। लेकर चली ना सब भी दे। दुष्यंत फोगाट नाम है उनका सर फोड़ा गया इन्होंने जो ये पी रखे इन्होंने। तो वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। किसने मारा? पंखा लगा। धरना देना और प्रदर्शन करना किसी का भी हक है, लेकिन धरना स्थल पर कानून व्यवस्था कैसे कायम होगी ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। कल की हंगामेदार तस्वीरों में देखा गया कि जब पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को धरना स्थल से हटाने के लिए कहा तो वो वहीं खड़ी होकर मीडिया से बात करने लगी, आरोप लगाने लगी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल को वहां जबरन हटाना पड़ा। इस दौरान स्वाति मालीवाल हाउ डेयर यू कहती रही और ये शब्द कैमरे में रिकॉर्ड होते रहे। आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इससे आप समझ जाएंगे कि स्वाति मालीवाल पहलवानों से भी ज्यादा अपने राजनीतिक लाभ और धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर कितनी गंभीर थी। अपनी ड्यूटी करें, आप अपनी ड्यूटी करें। क्या करना चाहिए आप नहीं बता सकते। प्लीज साइड होइए प्लीज। नो यू कैन नॉट बी मैडम। मैम प्लीज कम। नो 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 आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, आप गमले बन के खड़ी हुई हैं। लेके चलिए आराम से मैडम, आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैडम। प्लीज प्लीज दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए। आई एम नॉट मैडम उधर से चली जाओ। एक हाथ में उधर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग कॉर्पोरेट? अरे ये क्या गुंडागर्दी? आपको क्या चलिए आप उधर उनको भी पकड़िए प्लीज। पिछले दिनों यूपी में माफिया अतीक अहमद की हत्या करने वाला व्यक्ति मीडिया कर्मी बनकर ही आया था। उसने पहले माइक निकाला और फिर पिस्टल। इस घटना के बाद यूपी पुलिस पर बहुत सवाल उठे थे। ऐसे में ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे धरना स्थल जहां पहलवान धरना दे रहे हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी रखें। इसलिए पुलिस से हाउ डेयर यू वाले सवाल करने में बहुत समझदारी नहीं है, क्योंकि कल को अगर जंतर मंतर पर किसी तरीके की अनहोनी होती तो जवाब पुलिस को ही देना होगा। नेता आज भी सवाल पूछ रहे हैं, कल भी सिर्फ सवाल ही पूछेंगे। वैसे भी कल की घटना के बाद जिस तरह से बजरंग पुनिया सबको ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बुला रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंसाफ मांगने की जगह किसान आंदोलन के लाल किला पार्ट 2 की याद दिला रहे हैं। हालांकि कल लोगों को बुलाने के बाद आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। आपको ये दोनों बयान सुनने चाहिए। आज जरूरत है सारे देश की। आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी ने कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी मेरे देशवासी हैं सभी ट्रैक्टर तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए और इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों को भी समझना होगा कि पुलिस भावनाओं और आंसुओं के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से काम करेगी। एक 6 महीने पुरानी घटना पर वो तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एफआईआर पहले ही हो चुकी है। अब आगे बिना जांच किए ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना आसान नहीं है। बिना जांच के पुलिस अगर कोई कदम उठाती है तो सच सामने नहीं आ पाएगा और पूरा केस ही उलझ कर रह जाएगा। वैसे भी पुलिस का काम सच को सामने लाना है, किसी प्रेशर ग्रुप होता है उसके दबाव में काम करना नहीं। खिलाड़ी एक आपराधिक मामले में न्याय के लिए आंदोलन करते हैं,
अपनी बात देश तक और सत्ता तक पहुंचाने के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी इस मंच को हाईजैक करते हैं और खिलाड़ी भी ये सब आराम से होने देते हैं। इस वक्त की स्थिति यह है कि जंतर मंतर पर सजा आंदोलन का मंच नेताओं की ओवर एक्टिंग का अड्डा बन चुका है, जहां पप्पू यादव जैसे नेता तक ओवर एक्टिंग कर चुके हैं। बॉलीवुड में ऐसी एक्टिंग पर पैसे काट लिए जाते हैं। इस ओवर एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना आप देखिए और समझिए कि पहलवानों के मंच पर क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो रहा है। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना मारा हमने, ऐसे ऐसे रखकर रो रहा था। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। तो खिलाड़ियों के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लग चुके हैं, जिससे वहां मौजूद कुछ लोगों को काफी आनंद भी आया था। ऐसी हरकतें होती हैं तो आंदोलन को डिरेल होने और ओवर एक्टिंग करने वाले तमाम लोगों को एक्सपोज होने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। वैसे खिलाड़ियों के सम्मान की बात करने वालों को आज उड़न परी पीटी उषा की 2 मई की तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए, जब वो तमाम आलोचना और अपशब्दों के बाद भी पहलवानों से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने महिला पहलवानों को गले लगाया, उनकी बात सुनी, उनकी परेशानी समझने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। खिलाड़ी ना सही, वहां मौजूद लोगों ने अगर उनकी उम्र और देश के लिए उनके पुराने प्रदर्शन का ही लिहाज कर लिया होता तो ये कम से कम उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की जाती। वैसे चीख चीख कर जो पहलवान ये बताने में लगे हैं कि वो देश के लिए मेडल जीत कर लाए हैं और उनका अपमान देश का अपमान है, तो उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि जब वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, पीटी उषा ने उस समय देश के लिए मेडल जीता था, वो भी तब जब देश में खेल और खासकर खेल में लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता था, उन्हें कम महत्व दिया जाता था। इसलिए मेडल जीतने के नाम पर ऐसी हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात यह कि मेडल जीतने से कानूनी प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त डिस्काउंट नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने मेडल जीता है तो वो कानून की नजर में स्पेशल हो जाएगा। देश का कानून सबके लिए बराबर है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कसूरवार हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा और अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें कोई कैद नहीं कर सकेगा। भारत की न्याय व्यवस्था पर धैर्यपूर्वक यकीन रखना चाहिए। जो न्यायपूर्ण है वो जरूर होगा, लेकिन इस पर हो रही राजनीतिक नूरा कुश्ती को कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वैसे पीटी उषा के साथ धक्का मुक्की करने वालों में सुदेश गोयत की भी तस्वीरें हैं। आपको बता दें, सुदेश गोयत धरना प्रदर्शन में काफी एक्टिव रहती हैं। इससे पहले वो 1 रैंक 1 पेंशन और किसान आंदोलन के दौरान भी प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्हें प्रदर्शन का अच्छा खासा अनुभव हो गया है और अब इस अनुभव का इस्तेमाल वो पहलवानों के प्रदर्शन में कर रही हैं। आप इन्हें प्रोफेशनल प्रदर्शनकारी भी कह सकते हैं। वैसे दिल्ली पुलिस को भी हमारी सलाह है कि ऐसे संवेदनशील मामले को डील करने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों को मौके पर होना चाहिए था। भरसक कोशिश करनी चाहिए थी कि हंगामा ना हो। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अगर किसी आम आदमी पर पॉस्को के तहत केस दर्ज होता तो क्या उसे गिरफ्तारी से बचाने वाला ऐसा डिस्काउंट दिया जाता। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया समझने की जरूरत है। हम न्यूज मित्रों से भी कहेंगे कि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आप ये समझ पाएं कि एफआईआर के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह आजाद क्यों हैं। दरअसल पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई नाबालिग पर यौन हमला करता है तो उसे कम से कम 5 साल सश्रम कारावास की सजा होती है। इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।
उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है, लेकिन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 41A और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया कि यदि अपराध के लिए निर्धारित सजा अधिकतम 7 साल की अवधि है या उससे कम है तो आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, और गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब जांच अधिकारी को लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है। इसी कारण अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई हैं। पहली FIR नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है, जबकि दूसरी FIR धारा 345 के अलग अलग सेक्शंस और धारा 34 के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस की 7 महिला अधिकारी इस मामले की जांच कर रही हैं। और इस पर नजरिया 9 कल रात जो हुआ उसके बाद खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि वो नेताओं को अपना खेल खेलने के लिए और यूट्यूबर्स के झुंड को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैदान बिल्कुल भी ना दें और पुलिस को कानून के हिसाब से काम करने दें। वैसे जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, ऐसी तस्वीरें पिछले 2-3 साल से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिलती रही हैं। याद कीजिए, इसी तरह खाट और बेड CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग में लगने लगे थे। बाद में ऐसे ही खाट सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगने लगी थी और अब जंतर मंतर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इस आंदोलन से अब आगे क्या हासिल होगा, ये रिसर्च का विषय है। वैसे ना तो शाहीन बाग के आंदोलन से कुछ हासिल हुआ और ना ही सिंधु बॉर्डर के आंदोलन से। और हाँ, हासिल तो 2011 के लोकपाल आंदोलन से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना तो देश में मजबूत लोकपाल दिख रहा है और ना ही दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में लोकपाल के नाम पर नई पार्टी जरूर बनी जो सत्ता का निर्मल आनंद ले रही है और लोकपाल अब भी स्वप्न है।